किसी तरह राधा ने कुछ पैसों का इंतजाम किया और गांव से शहर आ गई। शहर में दूर के जेठानी रहती थी। अपनों ने तो साथ छोड़ दिया था, लेकिन जिससे उम्मीद भी नहीं थी उसने साथ दिया। उसने सोचा पति की मौत के बाद अब बेटी का ही सहारा है, अब इसे ही पाल पोस कर बड़ा करना है। ससुराल वालों ने मुंह अलग से मोड़ लिया, अब शहर जाना ही ठीक रहेगा। शहर में ही कुछ काम कर लूंगी और बेटी को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगी। राधा इसी उधेड़बुन में थी कि पीछे से उसकी जेठानी की आवाज आई, राधा एक घर में काम है, बहुत अच्छे लोग हैं, जाने पहचाने लोग हैं। राधा की जेठानी ने राधा के हाथ में एक कागज का टुकड़ा थमाते हुए कहा, ए लो पता, कल तुम चली जाना। अगर तुम्हारा मन करे तो काम के लिए हाँ करना, नहीं तो दूसरा घर ढूंढेंगे। शाम के 7 बजे थे। राधा ने चौकीदार से कहा, हमें भीतर जाना है, काम के सिलसिले में मालकिन से मिलना है। ये सुनकर चौकीदार ने कहा, तुम लोग यहीं खड़ी रहो, हम पूछ कर आते हैं। ओम कश्यप के दरवाजे की घंटी बजी। कश्यप जी ने दरवाजा खोला तो चौकीदार को खड़ा देख पूछा, बताओ राम सिंह क्या काम है। चौकीदार बोला, साहब एक राधा नाम की औरत मालकिन से मिलना चाहती है। साहब ने कहा, ठीक है भेजो। माँ डरते डरते आई। माँ को देखकर साहब ने पूछा, कौन हो तुम लोग, क्या काम है, किसने भेजा है। माँ बोली, मेरा नाम राधा है साहब, मालकिन से मिलना है, घर में काम करने के सिलसिले से बुलवाया था। कश्यप जी बोले, ठीक है खड़ी रहो, मैं भेजता हूँ। माँ काफी देर तक डरी सहमी दरवाजे पर खड़ी रही, इस उधेड़बुन में कि कहीं काम ना मिले तो कहाँ जाएंगे। कुछ समय बाद मालकिन आई। माँ को देखकर मालकिन ने पूछा, तुम लोगों को तिवारी जी ने भेजा है। माँ तुरंत बोली, जी हाँ। मालकिन बोली, तुम्हारा नाम क्या है। मालकिन, मेरा नाम राधा है और ये हमारी बेटी माला है। मालकिन ने पूछा, तुम्हारे परिवार में और कौन है। राधा गर्दन झुकाए हुए बोली, माला के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। थोड़ी पूछताछ के बाद मालकिन ने हाँ कह दी और अंदर आने के लिए कहा। हम दोनों अंदर आए और फर्श पर दुबक कर बैठ गए, मालकिन के हाँ या ना के इंतजार में। आधे घंटे बाद मालकिन आई। उन्होंने हमारे बारे में कुछ और जानकारी ली, फिर कहा, नौकरों का क्वार्टर पीछे है, जाओ जाकर आराम करो, अभी बहुत रात हो गई है। मैं कल सुबह सब काम समझा दूंगी और अपने बेटे दीपक से मिलवाऊंगी। इतना सुनकर माँ की आंखें भर आई। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे, पर आंखों से आंसू छलकने नहीं दिए। चुपचाप टीन सेट पड़े कमरे में आई, फिर सुबह के इंतजार में सो गई। सुबह हुई, मालकिन ने सारा काम समझाया, दीपक से मिलवाया और दीपक का भी सारा काम समझा दिया। दीपक 7वीं कक्षा में पढ़ता था। मालकिन ने बताया कि दीपक की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है राधा। मालकिन ने माँ को दीपक की देखभाल के लिए ही उनके घर में खाना बनाने वाली और घर की साफ सफाई के लिए पहले से ही एक बूढ़ी अम्मा थी। दीपक बहुत शरारती था, इसलिए अम्मा के बस का नहीं था कि दीपक की देखभाल कर सके। मालकिन डिग्री कॉलेज में लेक्चरार थी। मालकिन सुबह निकलने की वजह से दीपक को समय नहीं दे पाती थी। दीपक को खाने पहनने की तकलीफ ना हो, इसलिए मालकिन ने माँ को सुबह कॉलेज जाने से पहले सचेत कर दिया कि खाना बनाने और घर की साफ सफाई की जरूरत नहीं है, उसके लिए अलग से काम वाली आएगी, तुम सिर्फ दीपक की देखभाल करो, उसके काम में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। साहब बिजनेसमैन थे, उनके आने जाने का समय निश्चित नहीं रहता था। कभी कभी 2-3 दिन तक आते ही नहीं थे, कभी पूरे दिन घर में ही रहते थे। माँ भी दीपक की देखरेख बहुत लाड से करने लगी। पूरे दिन माँ दीपक के पीछे लगी रहती। दीपक बहुत चंचल स्वभाव का था, अगर जिद पकड़ ले तो संभालना मुश्किल हो जाता। माँ सुबह से ही काम में लग जाती, कब रात हो जाती पता ही नहीं चलता। नौकरानी होने के बाद भी माँ दीपक के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाती। माँ को मेरी फिक्र रहती, लेकिन समय नहीं रहता। दीपक की देखभाल में थोड़ी हीला हवाली हो तो मालकिन नाराज हो जाती। माँ को हमेशा डर बना रहता कि कहीं मालकिन काम से निकाल ना दे। दोपहर में 2 बजे दीपक स्कूल से लौटता। माँ उसे लेने के लिए मेन गेट पर पहले से ही खड़ी हो जाती, उसके कपड़े बदल कर अपने हाथों से खाना खिलाती। रात में उसे रोज कहानी सुनाकर सुलाती। जब माँ रात को क्वार्टर में आती तो उसे भी दीपक के बिना अच्छा नहीं लगता। कभी इधर करवट बदलती, कभी उधर। जब माँ का मन ज्यादा बेचैन होता तो दीपक को देखने चली जाती। कुछ दिनों के लिए मालकिन छुट्टी पर थी। जब माँ घर के काम करती तो
मैं भी माँ के इर्द गिर्द मंडराती रहती। मालकिन ने माँ को बुलाकर कहा, तुम मालो को स्कूल क्यों नहीं भेजती? बिना कुछ बोले माँ सिर झुकाकर खड़ी रही। मालकिन माँ की मंशा समझ गई थी। 10 दिनों बाद मालकिन ने स्कूल बैग और किताबें पकड़ाते हुए कहा, कल से माला को भी तैयार करके भेज देना। माँ को अपना सपना पूरा होता नजर आ रहा था। स्कूल जाने के एहसास से मैं आसमान में उड़ रही थी, शहजादियों जैसा महसूस हो रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। मालकिन ने कहा, राधा देखो किसका फोन है। राधा ने फोन उठाकर हेलो कहा तो साहब की आवाज आई, हेलो राधा, मालकिन से कह देना हम 2 दिन बाद आएंगे, रात को दोबारा फोन करेंगे। कहकर साहब ने फोन रख दिया। रात को मालकिन और साहब फोन पर खूब मुस्कुराकर बात कर रही थी। राधा ने देखा तो अपनी पति की यादों में खो गई। साहब लौटकर नहीं आए तो मालकिन दीपक के कमरे में सोने चली गई। दीपक ने मालकिन से कहा, मम्मा आज आप कहानी सुनाइए। राधा माँ हमें रोज कहानी सुनाती है। मालकिन को कहानी आती तो थी, लेकिन कभी दीपक को सुनाया ही नहीं। फिर भी दीपक का दिल रखने के लिए मालकिन ने कहानी सुनानी शुरू की। थोड़ी देर बाद दीपक ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मा राधा माँ अच्छी कहानी सुनाती हैं। यह सुनकर मालकिन मुस्कुराकर अपनी किताब पढ़ने लगी। दीपक ने अपना एक पैर बेड से नीचे लटकाया, फिर दूसरा, जब तक मालकिन समझ पाती कि दीपक क्या कर रहा है। दीपक दौड़ता हुआ राधा के क्वार्टर में चला गया। राधा को देखकर बोला, राधा माँ मुझे कहानी सुनाओ, नींद नहीं आ रही। मम्मा को कहानी नहीं आती। फिर क्या? राधा दीपक के बालों में उंगलियां फेरती, कभी उसके पैर दबाती तो कभी हाथ। फिर माँ ने कहानी सुनाना शुरू कर दी। आधी कहानी में ही दीपक और माला को नींद आ गई। राधा दीपक को गोद में लेकर उसको बिस्तर पर लिटाकर वापस क्वार्टर में आकर माला को गोद में लेकर सो गई। 5 साल का समय ख्वाब जैसे बीतता चला गया। रोज की तरह आज भी दीपक स्कूल से आया। माँ उसे लेने के लिए गेट पर पहले से ही खड़ी रहती। माँ ने उसको मुंह हाथ धुलाया, खाना खिलाया, फिर दीपक को उसके कमरे में सुला दिया। थोड़ा आराम करने के बाद दीपक पढ़ने बैठ गया। दीपक को पढ़ता देख माँ बगीचे में लगे पौधों को पानी डालने चली गई। दीपक को अपनी माँ से लगाव थोड़ा कम होने लगा था। उसकी जबान पर तो राधा माँ का नाम रहता था। मालकिन राधा के ऊपर पूरी तरह निर्भर हो चुकी थी। मालकिन का पूरा परिवार गांव में रहता था। दादाजी को शहर का माहौल ठीक नहीं लगता था। कभी कभी वो 10-15 दिनों के लिए आते थे तो हमेशा बीमार पड़ जाते, फिर तुरंत गांव वापस चले जाते। दादाजी दीपक को बहुत प्यार करते थे, इसलिए दीपक से मिलने आ जाते। और अगर कोई पूजा पाठ हो या कोई प्रोग्राम तो सारा परिवार इकट्ठा होता। मालकिन की 2 जेठानियां थी और दोनों के बच्चे, इस तरह भरा पूरा परिवार। कभी कभी मालकिन कुछ दिनों के लिए गांव चली जाती। मालकिन की सास नहीं थी। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ रहा था। दीपक और माला एक साथ खेलते पढ़ते बड़े हो रहे थे। मालकिन से पढ़ने बच्चे घर में आने लगे थे। दीपक अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। आज मालकिन ने माँ को बुलाकर ढेर सारे कपड़े दिए, जिसमें कुछ नए थे कुछ पुराने थे, और महीने की पगार पकड़ाते हुए कहा, राधा हमें तुम्हारी जैसी औरत की जरूरत थी घर में, जो मेरे दीपक को मुझसे भी ज्यादा प्यार दे सके। दीपक 12वीं में पढ़ने लगा। माँ शाम का नाश्ता बनाकर दीपक को आवाज लगाने लगी। माँ ने मुझसे कहा, माला देखो दीपक कहाँ है, उसका नाश्ता ठंडा हो जाएगा। दीपक ने पीछे से आकर माँ को पकड़ लिया। आज फिर रोज की तरह माँ गेट पर खड़े होकर दीपक का इंतजार कर रही थी। तभी एक लड़की फॉर्मल ड्रेस में, सफेद शर्ट काली पैंट, गले में काले रंग की पतली सी टाई पहने बगल से निकली। माँ ने उस लड़की को आवाज लगाते हुए कहा, सुनो बेटा, ये किस स्कूल की ड्रेस है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी ये स्कूल ड्रेस नहीं है, एक कॉलेज ड्रेस है। मैं MBA कर रही हूँ। ये MBA कौन सी पढ़ाई है? आंटी आप परेशान ना हो, मैं आपके बगल वाले बंगले में रहती हूँ। कभी फुर्सत मिले तो घर आ जाइएगा, मैं सब समझा दूंगी। इस समय मुझे बहुत देर हो रही है। माँ मन ही मन मुस्कुराई और सोचने लगी, एक दिन हम भी अपनी बेटी को भी ऐसे ही पढ़ाएंगे। तभी दीपक की बस आ गई। माँ दीपक को रोज की तरह लेकर घर आ गई। आज भी दीपक वैसे ही माँ से जिद करता था जैसे पहले, बस इतना ही बदलाव आया था कि जमीन पर नहीं लौटता था। आज साहब लौट कर आए। मालकिन ने पढ़ने वाले बच्चों को जाने के लिए कह दिया। शाम को मालिक और मालकिन दीपक को घुमाने फिराने ले गए।
मालकिन ने कहा, राधा माला को तैयार कर दो, वो भी घूम आएगी। जी मालकिन कहकर राधा अपने क्वार्टर में गई, जहां माला बैठकर पढ़ाई कर रही थी। राधा ने कपड़ों में तह लगाते हुए पूछा, माला मालकिन घूमने जा रही है, तुम्हें भी बुला रही, जाओ तैयार हो जाओ। माला ने कहा, हम नहीं जा रहे। माँ ने प्यार से कहा, जाओ माला, घूम फिर लो, हम तुम्हें कौन सा कहीं घुमा फिरा पाते हैं। माला ने बहुत ही शालीनता से कहा, नहीं जाना, और चादर ओढ़कर सो गई। मालकिन की आवाज आई, राधा माला तैयार हो गई। राधा हिचकिचाते हुए बोली, नहीं मालकिन, माला सो रही है, बहुत उठाया लेकिन उठ नहीं रही। कोई बात नहीं, चलो दीपक, कहते हुए सब चले गए। शाम को मालकिन ने खाना खाते समय बताया कि 20 तारीख को दीपक की सालगिरह है, गांव से पूरा परिवार आ रहा है, तुम संभाल लोगी राधा। जी मालकिन, कहकर राधा बर्तन समेटने लगी। मालकिन ने टोका, राधा तुम बर्तन छोड़ दो, दीपक पर ध्यान दो, सुबह मेड आकर करेगी। दीपक पढ़ने चला गया और मालकिन सोने। जब तक दीपक पढ़कर सो नहीं जाता तब तक माँ जागती रहती। रोज की तरह माँ ने दीपक को तैयार कर स्कूल भेज दिया। दीपक अभी भी स्कूल जाते समय हड़बड़ाहट में रहता। माँ उसके पीछे पीछे, क्या चाहिए? राधा माँ, मेरी टाई कहाँ है? पहले तुम दूध पी लो, कहकर राधा टाई हाथ में पकड़ाती है। दीपक दूध का गिलास राधा को पकड़ाते हुए कहता है, माँ आज तुम लेने मत आना, मैं आ जाऊंगा, अब बड़ा हो गया हूँ। राधा कुछ ना बोली। दीपक की बस के हॉर्न की आवाज आने लगी। दीपक बैग उठाकर बस की तरफ भागा। मालकिन कॉलेज जाते समय बोल गई, राधा तुम दीपक को समय से खाना खिलाकर सुला देना, मैं 5 दिनों की छुट्टी ले लेती हूँ, अगर मिल जाए तो ठीक है। जी मालकिन के माँ अपने काम में लग गई। आज सुबह सुबह दादाजी दीपक के जन्मदिन मनाने के लिए पूरे परिवार सहित आ गए। ड्राइवर सभी को स्टेशन से ले आया। आते ही दादाजी ने पूछा, कैसी हो राधा? राधा ने बस गर्दन हिला दी। घर में काम और मेहमानों के आ जाने के कारण आज माँ को गेट पर पहुँचने में देर हो गई। जैसे ही माँ गेट पर पहुंची, दीपक सड़क पार करने की कोशिश में आगे पीछे हो रहा था। राधा ने इस पार से दीपक को इशारा किया कि तुम रुको, हम आ रहे हैं, लेकिन दीपक ने ध्यान ही नहीं दिया। राधा माँ को परेशान करने के इरादे से दीपक को शरारत सूझ रही थी। वो ऐसा कभी नहीं करता था। शायद यमराज उसके सिर पर सवार होकर सब करवा रहे थे, या राधा की मौत इसी तरह होनी थी। तभी एक कार तेज रफ्तार में आती दिखाई दी। माँ को अचानक से महसूस हुआ कि कहीं दीपक को टक्कर ना मार दे। माँ दौड़ती हुई दीपक की तरफ बढ़ी। माँ को कार ने तेज रफ्तार से टक्कर मारा। माँ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसके सिर से लगातार खून बह रहा था। यमराज खड़े अपने जीत पर मुस्कुरा रहे थे। दीपक की शरारतें खत्म हो चुकी थी और चुपचाप एक किनारे खड़े होकर भीड़ को ताक रहा था। डर से दीपक पसीने से लथपथ था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। गाड़ी के टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि सड़क के दोनों तरफ रहने वाले लोग, कोई अपनी बालकनी से झांक रहा था तो कोई अपने बंगले की खिड़कियों से। धीरे धीरे राधा के चारों तरफ भीड़ इकट्ठा होने लगी। राधा की हल्की हल्की सांसें चल रही थी। राधा की आंखों के आगे माला की तस्वीर थी। उसे लग रहा था कोई उसका हाथ पकड़कर ले जा रहा है। उसके आंखों के कोर से आंसू बह रहे थे और असहनीय पीड़ा हो रही थी। मौत आंखों के नजदीक थी और माला आंखों से दूर। दीपक खिसक खिसक कर राधा के पास आया, बोला, राधा माँ, मेरी वजह से। तभी राधा ने हाथ उठाया और उंगली दीपक के होठों पर रखी कि दीपक चुप रहे। फिर धीरे धीरे सांस खींचते हुए बोली, दीपक, माला का ध्यान रखना। इतना कहकर दीपक के चेहरे को निहारती रही। दीपक का चेहरा और कमीज के आगे का हिस्सा आंसुओं से भीग रहा था। तभी एक लड़की भीड़ को चीरती हुई आई। राधा को सड़क पर पड़े देखकर बोली, अरे तो वही आंटी है जो पूछती थी कि कौन से स्कूल में पढ़ती हो। वो घबराते हुए बोली, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। तभी एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आई और एम्बुलेंस राधा को लेकर अस्पताल चली गई। बहुत अधिक समय तक माँ के ना लौटने पर माला ने दादाजी के पास आकर कहा कि दादाजी, माँ और दीपक अभी तक लौट कर नहीं आए। 1 घंटे हो गए, माँ ने इतनी देर कभी नहीं की। दादाजी ने पलटकर घड़ी देखी, बोले, हाँ तो देर तो बहुत हो गई है, रुको स्कूल में अंजना बहू को फोन करते हैं। दादाजी फोन करने में लग गए। तभी शारदा, जो दीपक की बड़ी माँ है, माला से बोली, चलो गेट तक देख कर आते हैं।
आखिर राधा कहाँ रह गई। इतना सुनते ही माला दौड़ते हुए गेट के पास पहुंच गई। उसके पीछे पीछे शारदा देवी। भीड़ छट चुकी थी। माला गेट पकड़कर खड़ी दीपक और माँ का इंतजार कर रही थी। शारदा भी माला के साथ खड़ी हो गई। तभी घर में फोन की घंटी की झंझनाहट गूंजी। दादाजी ने फोन उठाकर हेलो किया तो उधर से आवाज आई। आवाज अंजना की थी। अंजना ने कहा, बाबूजी अपने कॉलेज में फोन किया था। दादाजी ने कहा, हाँ बहू, राधा और दीपक अभी तक नहीं आए। अंजना के माथे पर चिंता की लकीरें प्रकट हो गई। वो घबराते हुए बोली, और माला कहाँ है? माला यहीं पर है, शारदा के साथ गेट तक गई है। तभी फोन कट गया। तभी कंधे पर हाथ हथेली होने का एहसास हुआ। अंजना ने मुड़कर देखा तो हिंदी प्रवक्ता रेखा थी। अंजना को परेशान देखकर बोली, क्या हुआ अंजना, तुम घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है ना? अंजना ने छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हुए कहा, 2 घंटे गुजर गए लेकिन अभी तक न दीपक आया और न राधा आई। रेखा बोली, ओ तेरी नौकरानी राधा, जिसकी बहुत तारीफ करती रहती है तू। हूँ कहकर अंजना चुप हो गई। शारदा बोली, चलो बिटिया अंदर चलो, राधा आ जाएगी। शारदा ने चौकीदार से कहा, जाओ जहाँ दीपक की बस रुकती है वहां तक पता करके आओ। तभी एक लड़की और एक महिला ने नजदीक आकर कहा, जी मैडम आ गई कॉलेज से। शारदा बोली, नहीं अभी नहीं, कुछ काम है आपको? जी ओम साहब हैं। शारदा बोली, जी घर में कोई नहीं है, हम अंजना की जेठानी हैं। बताइए अंजना आएगी तो बता देंगे। उस लड़की ने माला की तरफ देखकर कहा, तुम अंदर जाओ। माला चुपचाप अंदर चली गई। महिला ने कहा, शारदा जी आपकी नौकरानी को एक कार ने टक्कर मार दी है, वो अस्पताल में है। मेरी बेटी ने अपनी आंखों से देखा है। हम लोग जानते हैं राधा को, इसलिए बताने आ गए। शारदा ने कपकपाते हुए ओठों से पूछा, और दीपक? दीपक भी राधा के साथ एम्बुलेंस में था, लेकिन वो ठीक है, हम लोग कल आएंगे कहकर दोनों चली गई। शारदा ने भीतर आकर दादाजी को उस महिला द्वारा कही बात को बताया। मालकिन और दीपक आते हुए दिखाई दिए। मालकिन ने माला के सिर पर हाथ रखकर उसके बालों को सहलाते हुए अंदर ले आई। अंदर आते ही दादाजी घबराते हुए बोले, बहू दीपक को लेने तुम गई थी तो राधा कहाँ चली गई? बिना कुछ बोले मालकिन दीपक को कमरे में लेकर चली गई। 2 घंटे बाद भी माँ वापस नहीं आई तो मैं अपने क्वार्टर में चली गई। मुझे लगा माँ बाजार चली गई होगी। मालकिन ने दीपक के कपड़े बदले, कुछ खिलाकर फिर दीपक को सुला दिया। दादाजी परेशान इधर उधर टहल रहे थे। अंजना के व्यवहार से इतना तो समझ में आ ही गया था कि मामला गंभीर है। अंजना बाहर आई तो दादाजी ने पूछा, बहू राधा कैसी है? अंजना बोली, बाबूजी राधा बहुत गंभीर है, ओम अस्पताल में ही है, देखिए क्या होता है। दादाजी आराम कुर्सी पर हिलते हुए बोले, माला को भी कुछ खिला देना शारदा, उसने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस की आवाज आई। माँ की डेड बॉडी उतार कर चली गई। चौकीदार ने आकर कहा, माला बिटिया तुम्हारी माँ आ गई है। ये सुनकर मैं दौड़ती हुई गेट के पास पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। मैंने चौकीदार का मुंह देखा। उसने दिलासा देने के आशय से मेरे सिर पर हाथ रखा। मैंने चादर हटाकर देखा तो माँ लेटी थी। तभी साहब भी आ गए। रात काटना मुश्किल था। दीपक अपनी बालकनी से झांक रहा था। साहब और मालकिन ने कुछ बातें की, फिर सभी कुर्सी डालकर बाहर बैठ गए। लेकिन मुझे रोना नहीं आ रहा था। यकीन था माँ अभी उठ खड़ी होगी और बोलेगी, बाला इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? धीरे धीरे अगल बगल के पड़ोसी आकर खड़े हुए और कुछ देर बाद चले गए। सभी चुपचाप सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। मेरा मालकिन के अलावा कोई नहीं था। सुबह साहब ने माँ के दाह संस्कार करवा दिया। रात होते ही घर के सभी लोग लाइट बुझाकर अपने अपने कमरे में चले गए। रात डरावनी लग रही थी। जिस कमरे में आने पर सुकून मिलता था, आज वो कमरा काटने को दौड़ रहा था। ऊपर से अकेलापन। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब पूर्ण विश्वास हो गया था कि माँ नहीं आएगी। शारदा ताई और मालकिन मेरे कमरे में खाना रख जाती थी। मेरी फिक्र शायद इसलिए किसी को नहीं थी कि क्योंकि मैं नौकरानी की बेटी हूँ या घर के सभी लोग माँ की अचानक मौत से शोक में हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन नौकरानी बेटी का इससे ज़्यादा तवज्जो दे भी नहीं सकते। दिमाग में तरह तरह के ख्यालों के साथ माँ की याद भी आ रही थी। आधी रात में दीपक अपनी राधा माँ को ढूंढते हुए क्वार्टर में आ गया। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई,
लेकिन राधा माँ कहीं ना दिखी। मुझे रोता देखकर दीपक मेरे पास आकर बैठ गया। बोला, मम्मा कह रही थी कि राधा माँ भगवान के पास चली गई है। मेरी तरफ से कोई जवाब ना पाकर दीपक रोते हुए बोला, सब मेरी वजह से हुआ है। दीपक का मन बार बार कचोट रहा था कि उसे शैतानी करनी ही नहीं चाहिए थी। दीपक आंसू पोंछता हुआ अपने कमरे में चला गया। मैं कई दिनों तक अपने क्वार्टर में पड़ी रही। रात को मालकिन खाना लेकर आती, आवाज लगाती, कहती, माला खाना खा लो, तुम्हारी माँ सब देख रही है, उसे तुम्हें रोता देख अच्छा नहीं लगेगा। इतना कहकर मालकिन खाना रखकर चली गई। माला ने थाली अपनी तरफ खिसकाई और खाने में जुट गई। क्या करे, भूख से कोई नहीं लड़ सकता। जब कभी दीपक का मन होता तो बाहर से ही झांक कर वापस चला जाता। सुबह नींद खुली तो एक छरहरी काया वाली औरत मुझे बुलाने आई। बुलंद आवाज के साथ बोली, चलो तुम्हें मेम साहब बुला रही है। मैं उसे एकटक देखती रही। उसने अपनी बात दोहराई, चलो तुम्हें मेम साहब बुला रही। मैं कुछ ना बोली, मुंह घुमाकर लेट गई। वो चली गई। थोड़ी देर बाद मन मारकर पहुंची तो मालकिन और साहब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। मालकिन ने मेरी तरफ देखकर कहा, माला ये माया है, घर की नई नौकरानी, दोपहर से अपने घर चली जाएगी, उसके बाद तुम घर संभालना। पुरानी मेड बीमार है, कुछ दिनों के लिए उसने काम छोड़ दिया है, किसी अनजान पर घर नहीं छोड़ा जा सकता। इतना कहकर मालकिन ने पर्स उठाया, दीपक का हाथ पकड़ा और चली गई। माया के जाने के बाद घर के बचे काम मैंने खुद करना शुरू कर दिया। मुझे मालूम है कि मैं नौकरानी की बेटी हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।